नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। लगातार हमने संस्कृत व्याकरण के कई वीडियो आपने देखे होंगे। यदि आपको उनमें कुछ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रकरण होगा प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें अनेक प्रश्न आते हैं। संस्कृत वर्णमाला आपका प्रकरण है। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला देखो, संस्कृत वर्णमाला को हम यहाँ एक विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। संस्कृत में सामान्यतः वर्णमाला को तीन भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत में सामान्यतः वर्णमाला को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? तीन भागों में। तीन भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत में सामान्यतः वर्णमाला को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ये सामान्यतः तीन वर्णमालाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत में सामान्यतः वर्णमाला को तीन भागों में बांटा जा सकता है। वर्णमाला के तीन भाग कौन कौन से हैं? देखो, तीन भाग। पहला है सामान्य वर्णमाला। दूसरा है माहेश्वर सूत्र वर्णमाला। पहली सामान्य वर्णमाला, द्वितीय माहेश्वर सूत्र वर्णमाला और तीसरी है आपकी पाणिनीय वर्णमाला। ये तीन प्रकार की वर्णमाला हमारी संस्कृत में होती हैं। देखो, सबसे पहले हम प्रथम जो वर्णमाला आपकी सामान्य वर्णमाला का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सामान्य वर्णमाला। देखो, सामान्य वर्णमाला में देखेंगे आप, सबसे पहले सामान्य वर्णमाला में देखो, सबसे पहले जो आपका आता है प्रथम वर्ग, सबसे पहले आपका आता है स्वर, है ना, अच आते हैं। अच को हिंदी में स्वर कहते हैं, अच। अब यहाँ अच लिखने से पहले ये जान लो सामान्यतः कि अच के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। अच के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं जी? यहाँ देखो, तीन भेद कौन कौन से हैं। पहला जो ये अच की, यहाँ मैं तीन भेद करता हूँ आपको। अच के तीन भेद। पहला भेद है ऋस्व स्वर। कैसा? ऋस्व। और दूसरा भेद आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। आपके तीन स्वर हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। देखो, ऋस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। ऋस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। ऋस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को वैदिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को वैदिक स्वर भी कहते हैं। देखो, ऋस्व को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ऋस्व को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इसको एक मात्रिक अच भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ को द्विमात्रिक अच भी कहते हैं। प्लुत को त्रिमात्रिक अच भी कहते हैं। त्रिमात्रिका या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं।
ऋस्व स्वर को मूल भी कहते हैं। देखो इधर ही लिख देता हूँ, ऋस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को, गुरु स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं, संध्यक्षर भी कहते हैं। संध्यक्षर, संध्यक्षर या संधि स्वर, ये लिख लेंगे आप। संधि स्वर, संधि अच, संधि स्वर भी कहते हैं। इसको सामवैदिक स्वर भी कहते हैं। इसको सामवैदिक स्वर, सामवैदिक स्वर, सामवैदिक स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार से ये इनके अनेकों नाम हैं। ऋस्व स्वर की परिभाषा सरल रूप में जो आपको लिखा हुआ है, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। किसका समय लगे? एक मात्रा का समय लगे। ऋस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे, वो प्लुत स्वर, वैदिक स्वर या त्रिमात्रिक स्वर या सामवैदिक स्वर कहलाते हैं। ये हुई आपके। अब ये जैसे में लिख लेंगे जी, आपके एक मात्रिक या लघु स्वर कौन से हुए जी? देखेंगे आप, ए, ई, उ, री, लृ। प्रश्न आ सकता है संस्कृत में, मूल स्वराः सन्ति या मूल स्वरास्ति, मूल स्वर अस्ति, मूल अच अस्ति, तो कोई भी एक आ जाएगा। ए आ जाएगा, फिर ए, ओ, आई, औ आ जाएंगे। तो उसमें से ध्यान देंगे आप कि ये तीनों चारों जो नाम है ऋस्व के, ऋस्व को लघु भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, एक मात्र भी कहते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान होना चाहिए। ए, ई, उ, ऋ, लृ, ये कितने हो गए जी संख्या में? ये संख्या में 5 हो गए जी। ऋस्व स्वर की परिभाषा, इनकी दो दो प्रकार की परिभाषाएं हैं, मात्रा की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से। देखो उस समय की दृष्टि से, उच्चारण समय की दृष्टि से, उच्चारण समय की दृष्टि से क्या परिभाषा दे सकते हैं आप ऋस्व स्वर की? वे स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगे, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं या ऋस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋस्व से अधिक समय लगे, दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ या गुरु से अधिक समय लगे, प्लुत या वैदिक स्वर कहलाते हैं। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है आवश्यक रूप से कि आपको अलग से नोट्स इत्यादि की कोई भी PDF फाइल नहीं भेजी जाएगी। आपको नोट्स बोर्ड के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बनाने होंगे। ध्यान रहे। धन्यवाद। देखो एक मात्रिक स्वर क्योंकि एक मात्रा का समय लगा, द्विमात्रिक क्योंकि दो मात्रा का समय लगा, त्रिमात्रिक क्योंकि 3 मात्रा का समय लगा। देखेंगे ध्यान से, इसमें कौन कौन से आते हैं ऋस्व या लघु स्वर में? ए, ई, उ, ऋ, लृ। कितने होते हैं संख्या में? 5 होते हैं। प्रश्न आ सकता है, मूल स्वराः सन्ति द्वि, त्रि, चतुर, पंच। तो कितने होते हैं जी? 5 होते हैं। अब दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों में कौन कौन से आते हैं जी? दीर्घ स्वरों में ये तो था आपके ऋस्व, लघु, मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर देखो आपके यहाँ आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ, आई, री। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्रम से लिख लेंगे आप इनको, दोबारा से क्रम से लिखेंगे। दीर्घ आ हो गया आपका, दीर्घ आ हुआ, दीर्घ ई हुई, दीर्घ उ हुआ, दीर्घ री हुआ आपका। ये ध्यान देखेंगे, दीर्घ री इस प्रकार से। दीर्घ री हुआ आपका, ए, आई, ओ, औ। इस संख्या में कितने हुए जी? ये संख्या में हो गए आपके 8। कितने स्वर हुए जी? 8 हुए। अब आपकी जो सामान्य वर्णमाला है, उस सामान्य वर्णमाला में कोई भी वैदिक स्वरों की गिनती नहीं की जाती। यहाँ लिख सकते हैं आप, सामान्य वर्णमाला में
सामान्य वर्णमाला में वैदिक स्वरों का परिगणन नहीं होता। वैदिक स्वरों का परिगणन नहीं होता। परिगणन नहीं होता। एक रहा है कि त्रिवैदिक या सामवेदिक स्वर और सामान्य वर्णमाला में वैदिक स्वरों का परिगणन नहीं होता। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से हम यही कह सकते हैं केवल मुख्य रूप से कि अच, सामान्य वर्णमाला में अच के कितने भेद है जी? 2 भेद हैं। कितने भेद है जी? 2 भेद हैं। पहला भेद कौन सा है जी? ऋस्व लघु मूल। और दूसरा भेद कौन सा है जी? दीर्घ गुरु। तो ये कितने हुए जी? देखो 5 ये हो गए और 8 ये हो गए। इस प्रकार अच की संख्या। अतः सामान्य वर्णमाला में कुल स्वर, अतः सामान्य वर्णमाला में कुल स्वर बराबर कितने हो गए जी? 13। कितने हो गए? 13 हो गए। त्रयोदश हो गए आपके, ये अष्ट हो गए और आपके ये पंच हो गए। ये तो थी स्वरों की अच की बात। अब इसके बाद में दूसरा आपका है जी हल। इसके बाद में दूसरा आपका है जी हल। हल में क्या है जी? देखेंगे आप ध्यान से। हल में सबसे पहले आपका आता है हल, जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं जी इसमें? ये देखेंगे आप हल व्यंजन। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 3 हो गए आपके। देखो हल व्यंजन कितने हुए जी? 3 हुए जी, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म हुए। अब देखेंगे यहाँ इस पर अयोगवाह व्यंजन, और चौथे आपके इसमें शामिल किए जाते हैं आपके अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन। अब देखेंगे आप एक एक। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये इस प्रकार 4 भेद हुए। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? इसके लिए एक सूत्र संस्कृत में प्रयोग किया गया है। वो आपका सूत्र कौन सा है? कादियो मावसाना। कादियो मावसाना। कादियो मावसाना। मावसाना स्पृशाः। कादियो मावसाना स्पृशाः। ये आपके हल अर्थात व्यंजनों में आता है। अभी मैं इनको अंतस्थ ऊष्म को हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, पुनः लिख दिए जाएंगे। ये स्पर्श व्यंजन कादियो मावसाना स्पृशाः। ये क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखेंगे। कादियो या संधि करेंगे, देखो इसकी दीर्घ संधि कर लेंगे। यहाँ देखो कै आदियो है ना, यह इसको अनुस्वार संधि भी कर सकते हैं आप, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ये देखो इसको दीर्घ संधि ही आप माने कै आदियो, कै आदियो। फिर आगे देखो मावसाना का हो जाएगा यहाँ मैं अवसाना। कै आदियो मैं अवसाना। कै आदियो मैं अवसाना कै आदियो मैं अवसाना बराबर स्पृशाः। ये क्या कह रहा है? देखो कै आदियो, ये कह रहा है कै का मतलब है कै वर्ण। कै वर्ण से, कै वर्ण के प्रारंभ से, आदियो प्रारंभ से, आदियो करता है प्रारंभ से, कै के प्रारंभ से, कै वर्ण के प्रारंभ, आदियो का अर्थ होता है प्रारंभ से, मैं अवसाना मैं की समाप्ति तक। कादियो कै के, ये कह रहा है कि कै के प्रारंभ से मैं अवसाना मैं की समाप्ति तक, मैं की अवसाना समाप्ति तक। कै आदियो कै के प्रारंभ से मैं अवसाना मैं की समाप्ति तक के व्यंजन वर्णों को
तक के व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कादियो मावसाना स्पर्शाः के आदियो कै के प्रारंभ से मावसाना मैं का अवसान मैं की समाप्ति तक के व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं जी? स्पर्शाः स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कै के प्रारंभ से और मैं की समाप्ति तक के व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कै के प्रारंभ कीजिए और मैं का समाप्त। अब देखो इसके लिए इसके और भी अन्य नाम है। देखो स्पर्श व्यंजनों को उदित व्यंजन या उदित वर्ण भी कहा जाता है। इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। आपका उदित वर्ण, स्पर्श व्यंजनों को उदित वर्ण या उदित व्यंजन भी कहा जाता है। ये देखो इसी का मैं दूसरा नाम है लिखता हूँ स्पर्श व्यंजन। स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण भी कहा जाता है। स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित क्यों कहा जाता है? देखो इस उदित शब्द को समझो आप। उदित क्यों कहा गया? उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित क्यों कहा जी? ये देखो उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित क्यों कहा जाता है? देखेंगे इधर इसकी संधि विच्छेद करेंगे आप। इसकी संधि विच्छेद करेंगे उत धन इत, उत धन इत, ये है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इत का अर्थ होता है इत एक संज्ञा है। इत क्या है? संज्ञा। इत एक संज्ञा है, नाम है। इत क्या है? संज्ञा है, नाम है। और जिसका नाम पड़ गया, इत संज्ञा है, इत एक संज्ञा है, तथा जिसका नाम इत हो गया, तथा जिसका नाम इत हो गया, जिसका नाम इत हो गया, उसका निश्चित रूप से लोप होगा। उसका निश्चित रूप से लोप होगा। उसका निश्चित रूप से लोप होगा। विगत वीडियो में मैंने आपको एक उदाहरण से भी बताया कि चोर एक संज्ञा है। चोर क्या है? एक संज्ञा है। कोई व्यक्ति चोरी करता है, उसका नाम क्या हो गया जी? चोर हो गया। और जिसका नाम चोर हो गया उसको पुलिस निश्चित रूप से गिरफ्तार करेगी। तो इत एक संज्ञा है, इत एक संज्ञा है। और जिसका नाम इत हो गया उसका निश्चित रूप से क्या होगा? लुप्त हो जाएगा। वो वहां से गायब हो जाएगा। वो वहां से गायब हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि उत, अब उत को समझेंगे आप। इत का मतलब समझ गया? इत एक संज्ञा, एक नाम पड़ गया हो, या उको इत नाम पड़ गया, और जिसका भी इत नाम पड़ जाता है समझो उसका लोप हो जाता है। अब उत क्या है? देखो संस्कृत में वर्ण लिखने की एक अद्भुत पद्धति है, बहुत सुंदर पद्धति है। संस्कृत में वर्णों को पुकारने की मूल रूप से स्वरों के उच्चारण की एक विशिष्ट पद्धति है। संस्कृत में वर्णों को पुकारने की मूल रूप से स्वरों के उच्चारण की एक विशिष्ट पद्धति है। क्या पद्धति है? पद्धति है कि इसमें प्रत्येक स्वर के बाद तय जोड़कर बोला जाता है। तय जोड़ करके बोला जाता है। कैसे बोला जाएगा? जैसे अत,
जैसे अत बोला तो यहाँ अत का अर्थ है, यहाँ अत का अर्थ है ए, यहाँ अत का अर्थ क्या हुआ जी? ए। अब जैसे यहाँ बोला मानो इत, इत, तो यहाँ इत का अर्थ है, यहाँ इत का अर्थ है ई, यहाँ इत का अर्थ क्या है जी? ई। और देखो जैसे तो यहाँ उत, उत का अर्थ क्या हुआ? उत का अर्थ है ऊ में से तय हट जाएगा, केवल तय तो उच्चारण के लिए जोड़ा जाता है, उच्चारण के लिए। अत का मतलब ए, आत का अर्थ है आ, इत का मतलब ई, एत का मतलब ए, अत का अर्थ है ए, उत का अर्थ है ऊ, इत का अर्थ है ई, ओत का अर्थ है ओ। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तो एक रहे उदित वर्ण, उदित वर्ण मतलब ऊ की क्या हो गई यहाँ? इत संज्ञा, ऊ की क्या हो गई? इत। तो यह समझो उत में तय केवल बोलने के लिए है, ऊ को ग्रहण करेंगे यहाँ, ऊ का इत, ऊ इत, ऊ इत। तो देखो ऊ को क्या नाम पड़ गया? इत। और जिसका नाम इत हो गया, जिसकी संज्ञा इत हो गई, उसका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? लोप। तो यहाँ ऊ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तात्पर्य है अतः, तात्पर्य है कि, अतः तात्पर्य है कि स्पर्श व्यंजनों में, तात्पर्य है कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्णों में, स्पर्श व्यंजन वर्णों में ऊ का लोप हो जाता है। ऊ का लोप होने से तात्पर्य कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्णों में ऊ का लोप होने से इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। अतः तात्पर्य है कि प्रत्येक स्पर्श वर्णों में ऊ का लोप होने से इन्हें उदित कहते हैं। देखो उदित का अर्थ है उत धन इत, उत का मतलब है ऊ और इत का मतलब है ई। इत का मतलब है लोप हो जाना। इत जिसका नाम पड़ गया उसका लोप हो जाएगा, तो ऊ का क्या हो जाएगा? यहाँ लोप हो जाएगा। तो ये जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं सब में ऊ का लोप होने से इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। जैसे यहाँ मैं इसके लिए लिखता हूँ, यहाँ ये कादियो माउसाना इस प्रश्न आपके लिए था, तो जैसे मैं आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। कादियो कैसे प्रारंभ करो, किससे प्रारंभ करेंगे? कैसे? तो कैसे इनके वर्ग बने हुए हैं। मूल रूप से वर्ग किसका बना हुआ है? देखो कै का एक वर्ग बना हुआ है, कै का एक वर्ग बना हुआ है, एक चै का वर्ग बना हुआ है। देखो कै का वर्ग बना हुआ है, चै का वर्ग बना हुआ है, कै का वर्ग बना हुआ है, चैका, टैका, तैका और पैका। ये आपकी वर्णमाला में 5 ऐसे वर्ण हैं जिनके परिवार है, जिनका वर्ग है। देखो वर्ण और वर्ग में अंतर होता है। वर्ण बराबर है अक्षर, एक अक्षर को वर्ण कहते हैं। वर्ग का अर्थ होता है समूह, वर्ग का अर्थ होता है समूह। तो यह समूह की बात है। कै का समूह होता है, चैका होता है, टैका होता है, तैका होता है और पैका होता है। और आपका वो श है उनका भी नहीं होता, यह वरल है इनका भी समूह नहीं होता। अब देखेंगे आप ध्यान से, कै कादियो माउसाना कैसे प्रारंभ करो, और मैं की समाप्ति, पै का 5वां मैं होता ना, पै फै बै बै मैं। कैसे बोलो? कादियो माउसाना, कै के प्रारंभ करो, कै खे गै गै। देखो मैं यहाँ लिखेंगे। अब इनको दूसरा नाम ये देखो उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित क्यों कहा? मूल रूप से पाणिनि व्याकरण में इनको कै वर्ग नहीं कहा गया, कु। क्या था? कु वर्ग, कु चू, कु चू टू, कु चू टू तू, कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू। ये इस प्रकार का।
तो ये इनमें किसका लोप हुआ? ऊ का। देखो इसमें भी ऊ का, इसमें भी ऊ का, इसमें भी ऊ का, इसमें भी ऊ का, इसमें भी ऊ का। ये लोप होने के कारण, ऊ का लोप होने के कारण ये क्या रह गया? कै वर्ग। कै वर्ग ये क्या है जी? चै वर्ग। क्योंकि इसमें कु चू टू तू पू, ये कु था, कु का ऊ लोप हुआ। कौन से सूत्र से? उपदेशे अजनुनासिक इत, है ना। उपदेशे ये लिख सकते हैं हम, ये जैसे कु है आपका, कु कु, इसमें उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनु नासिक इत। अब मैंने पुनः बताया आपको, पुनः ध्यान देगी। इत का अर्थ होता है, इत एक संज्ञा है, पर जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका क्या हो जाएगा? लोप। मूल रूप से इत का अर्थ लोप नहीं होता, लेकिन इत जिसकी संज्ञा हो गई उसका लोप निश्चित होगा। तो उपदेश है, उपदेश अवस्था में। उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश ज्ञान को, कही गई बात को, नियमों को। तो ये उपदेश किसका उपदेश मानना चाहिए? हमें केवल त्रिमुनियों का उपदेश मानना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको बताया त्रिमुनियों का। त्रिमुनि कौन? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और उनकी तीनों की रचनाओं को क्या कहा जाता है? तदुक्ति। उन तीनों की बातों को उपदेश कहा जाता है। तो उन तीनों के उपदेश में अच का ये कह रहे हैं, अच जसत्व, इसमें संधि हो जाएगी, अच जसत्व संधि, अनुनासिक, अच अनुनासिक इत, अच अनुनासिक इत, ये कह रहा है कि अच अनुनासिक इत, अच अनुनासिक इत। उपदेश अवस्था में अंतिम अनुनासिक अच, उपदेश अवस्था में अंतिम अनुनासिक इत की, अच की इत संज्ञा होती है। तो देखो इसके टुकड़े करो आप, कै ऊ। ये आपका ऊ कैसा है? अनुनासिक। नासिका से भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु जो अनुस्वार की मात्रा आपकी जुड़ी हुई है, तो ये अनुनासिक हो गया। अनुनासिक अच है। कैसा अच है ये? अनुनासिक। स्वर है पर कैसा है? अनुनासिक। तो इसकी इत संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? इत संज्ञा हो गई। अब जिसकी इत संज्ञा हो गई तो उसका क्या हो जाएगा? लोप। तो क्या रह गया? केवल कै रह गया। क्या रह गया? कै रह गया। तो ये आपका क्या रहा? कै वर्ग। चू से चै वर्ग, टू से टै वर्ग, टू से टै वर्ग, टू से टै वर्ग, टू से तै वर्ग, तै वर्ग हो जाएगा आपका चै वर्ग। ये चाहे हलंत लगाओ, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तै वर्ग को। तो टू से आपका हो जाएगा पै वर्ग। अब लिख सकते हैं आप पूरा, इसमें आप पूरा लिख सकते हैं कि देखो आपका कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप जानते हो अच्छी तरह से। कै ख ग घ ङ, कै ख ग घ ङ, ये हो गई। अब इसके बाद में चू में क्या क्या आता है जी? चै वर्ग में चै, छ, जय, झ, ये। टै वर्ग में क्या आता है जी आपका? टै, ठ, डै, ढै, ण। आपका तै वर्ग में क्या आता है जी? तै, थ, दै, ध और न। आपके पै वर्ग में क्या आता है जी? पै, फ, बै, भ और मै, ये आते हैं। देखो कै वर्ग ये संख्या में कितने हो गए देख सकते हैं आप, 5 हो गए। 5 कै वर्ग 5, चै वर्ग के जो पांचों वर्ण है वो 5 हो गए। टै 5, तै वर्ग में 5 हो गए जी, और पै वर्ग में 5 हो गए। ये कुल मिलाकर के आपके कितने हो गए जी? 25। तो प्रश्न आ सकता है उदित वर्णाः सन्ति, प्रश्न आ सकता है उदित वर्णाः। प्रश्न बन जाएगा आपका यहाँ आपका देखो एक प्रश्न बनेगा, यहाँ आपका एक प्रश्न बना, प्रश्न 1 बना, उदित वर्णाः सन्ति, उदित वर्णाः सन्ति विंशति द्वाविंशति
पंचविंशति त्रिंशत् क्या हो जाएगा जी आपका पंचविंशति। 25 होते हैं उदित वर्ण। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है उदित वर्ण है अस्ति, उदित वर्ण है, प्रश्न 2 आ गया आपका उदित वर्ण है, ये स्पर्श वर्ण है अस्ति, उदित वर्ण है अस्ति, उदित वर्ण है, उदित वर्ण है अस्ति, उदित वर्ण है। उदित वर्ण कौन सा है? आगे आ गया रे, आप क्या आ गया जी डे है वह। कौन सा है जी उदित वर्ण आपका? आपका उदित वर्ण है डे, और कोई भी उदित वर्ण नहीं है, उदित वर्ण है। स्पर्श वर्ण अस्ति, प्रश्न 3 आ गया स्पर्श, स्पर्श वर्णाः नास्ति, स्पर्श वर्णाः नास्ति। स्पर्श वर्ण कौन सा नहीं है जी इसमें? अब आप कोई सा भी लिख सकते हैं, देखो चाहे मैं, झ, से, कौन सा नहीं है स्पर्श वर्ण? श नहीं है आपका, घ उत्तर हो गया आपका। इस प्रकार से इसमें अनेक प्रश्न बन जाएंगे। अब इसके बाद में आप जोड़ सकते हैं, कितने हो गए ये? 25 हो गए। ये स्पर्श व्यंजनों में आपका पहला ही अभी स्पर्श व्यंजन आ गया। अब इसके बाद में कौन सा? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हुए। एक परिभाषा इनकी ये भी दे सकते हैं, देखो स्पर्श व्यंजन की एक परिभाषा ऐसी बन सकती है, एक परिभाषा बन सकती है वे वर्ण है ना, स्पर्श वर्णा, स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हो, मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हो, विभिन्न अंगों को, विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हो, विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हो, विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हो, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हो, आपको स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण स्थान और प्रियतन आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। या स्पर्श व्यंजनों की मैंने एक परिभाषा बताई। अब इसके बाद आपका जो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन। विद्यार्थियों, आपको अध्यापन संबंधी इस वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। दूसरा आपका जो व्यंजन वर्ण है, दूसरा पहला स्पर्श व्यंजन था, दूसरा भेद है इसका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं आप। वे वर्ण, वे वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख की ऊष्मा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख की ऊष्मा, मुख की ऊष्मा बाहर न निकलकर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख की ऊष्मा बाहर न निकलकर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख की ऊष्मा बाहर न निकलकर अंदर ही स्थित रह जाए, अंदर ही स्थित रह जाए, अंदर ही स्थित रह जाए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख की ऊष्मा बाहर न निकलकर अंदर ही स्थित रह जाए, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य ऊष्मा बाहर न निकलकर अंदर ही स्थित रह जाए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसका एक सूत्र भी है संस्कृत में, यणो अंतस्था। संस्कृत में एक सूत्र है इसका एक सूत्र है यणो अंतस्था। इसका एक सूत्र है, वो है यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, यणो अंतस्था। ये क्या कह रहा है जी? आपने देखो पिछले वीडियो में आपको आपने प्रत्याहार बनाया था, उसमें आपने यण प्रत्याहार बनाया हुआ है। इसके मैं टुकड़े करता हूं। यण ओ अंतस्थाः, अंतः स्था। ध्यान से देखेंगे, यण यण एक प्रत्याहार है जो आपने बनाया था। यण एक प्रत्याहार है, यण यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में आपने बनाया था विगत वीडियो में। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन आते हैं जी? य, व, र और ल। य व र ल। यण प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन आते हैं जी? य व र ल। अब देखेंगे आप, ये कह रहा है कि यण किसका? यण मतलब य व र ल को, यण का अर्थ है यहाँ य व र ल, ओ का अर्थ है को, ये व र ल को, अंतः अंतस्था ये व र ल को अंदर स्थित रहने वाले, ये व र ल को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्था ये संख्या में अधिक है, एक से अधिक है तो राम की तरह रूप चलेंगे, राम है रामौ रामाः। अंतस्थ अंतस्थौ अंतस्थाः, ये व र ल को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व र ल को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। जैसे में इसका यही आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं जी? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, व, र और ल। संख्या में कितने होते हैं जी? 4। चत्वार वर्णा सन्ति, चत्वार। कितने हो जी? चत्वार, 4 व्यंजन वर्ण हुए। इसके बाद में सामान्य वर्णमाला के अंतर्गत आपका दूसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की आपको यहाँ परिभाषा दी जा सकती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, ये इसकी विपरीत परिभाषा है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म ऊष्मा बाहर निकले, मुख से गर्म ऊष्मा बाहर निकले, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म ऊष्मा बाहर निकले, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म ऊष्मा बाहर निकले ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं जी? इसके लिए एक सूत्र है पाणिनि व्याकरण में, सल ऊष्माणः, सल ऊष्माणः, सल ऊष्माणः। ये एक सूत्र है जी, सल ऊष्माणः। वही एक सल प्रत्याहार आपने बनाया था, सल प्रत्याहार। पिछली वीडियो में आपने सल प्रत्याहार बनाया होगा। सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन आते हैं जी? स से लेकर है तक, ल तक, श, श, स और है। ये वही आपके 4 व्यंजन वर्ण इसमें आ जाते हैं। कितने हुए जी? ये संख्या में 4 है। कितने हुए जी? आपके 4 हो गए। अब इसके बाद में आपका चौथे प्रकार का सामान्य संस्कृत वर्णमाला में आपका आता है अयोग बाह्य व्यंजन। कैसे व्यंजन जी? अयोग बाह्य व्यंजन। अयोग बाह्य व्यंजन ये आपकी सामान्य संस्कृत वर्णमाला है। इसमें आप सामान्य रूप से जो संस्कृत में जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं उनका ही प्रयोग यहाँ बताया जा रहा है, उनका ही परिगणन यहाँ किया जा रहा है। अयोग बाह्य व्यंजन
अयोग वाह। अयोग वाह का तात्पर्य है जिनका योग नहीं होता, जिनका योग नहीं होता, जो स्वतंत्र रूप से यहाँ प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे पहला आपका विसर्ग, कौन सा है जी, विसर्ग, ये वाला विसर्ग। दूसरा आपका अनुस्वार, कौन सा हुआ जी, विसर्ग और अनुस्वार। ये दो आपके यहाँ अयोग वाह व्यंजन कहलाते हैं, जिनका योग नहीं होता, जिनको मतलब जोड़ा नहीं जाता। और कैसे योग होता है, स्वर व्यंजन का तो योग होता है, लेकिन इनका योग नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से लगाए जाते हैं दोनों, तो अयोग वाह व्यंजन। अब आप देख सकते हैं सामान्य संस्कृत व्याकरण में जो आपका पहला हमने वर्णमाला का भेद किया था, संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में कितने हुए आपके, देखो अब आप जोड़ सकते हैं। अयोग वाह कितने हो गए जी आपके 2, उसमें कितने हो गए जी आपके 4, और अंतस्थ कितने हो गए जी आपके 4, 4 दूनी 8 और 2 10, और वो कितने हो जी 25 और 10 35, 35 और 13 कितने होते हैं जी। अब आप इसमें देख सकते हैं, सबका योग मैं यहाँ करता हूँ, देखेंगे यहाँ आपकी संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने हुए व्यंजन हुए, कितने अच हुए, ये आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न इनसे, बहुत से प्रश्न इनसे बनते हैं। देखो आपकी संस्कृत वर्णमाला में स्वर तो कितने हुए जी, अच स्वर कितने हुए, देखो केवल मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ। स्वर में भी यहाँ देखो मूल रूप से मात्र 2 भेद किया है हमने, ऋस्व और दीर्घ। दूसरा भेद किया आपका दीर्घ। ऋस्व स्वर कितने होते हैं जी आपके, ऋस्व स्वर कितने होते हैं जी आपके, यहाँ मुख्य रूप से ऋस्व स्वर आपके ए, ई, उ, री और ली 5 हुए। इनको मूल स्वर भी कहते हैं जी, इनको क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर है आपका आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, री का दीर्घ होता नहीं है, ए, ओ, आई, औ। ये कितनी हुई जी संख्या में 8। तो कुल मिलाकर के इन दोनों की संख्या को अब यदि हम करें, परिगणन करें, तो 13 त्रयोदश कितने हो गए जी, त्रयोदश कितने हो गए, 13 हो गए, त्रयोदश हो गए। ये तो आपका अच था। अब इसके बाद में हल, आपके हल व्यंजन का यहाँ परिगणन करेंगे। देखो व्यंजन में आपको मैंने 3-4 भागों में बांटा था। पहला भाग था स्पर्श, पहला भाग क्या था, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श में कितने थे जी,